बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना किस गवर्नर के शासनकाल में हुई थी? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कार्नवालिस, सर जॉन शोर, लॉर्ड वेलेजली। तो इसका सही जवाब है बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना लॉर्ड कार्नवालिस के कार्यकाल में हुई थी और 1791 में हुआ था। और इसे जोनाथन डंकन द्वारा स्थापित किया गया था। और ये ब्रिटिश रेजिडेंट थे। इसका मुख्य उद्देश्य था हिंदू कानून एवं दर्शन के अध्ययन को बढ़ावा देना। ताना भगत आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कथन 1 है कि ताना भगत आंदोलन 1914 में छोटा नागपुर क्षेत्र में जात्रा ओराव के नेतृत्व में शुरू हुआ था। तो ये कथन सही है। अगर ऐसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन होगा तो इसमें ऑलमोस्ट जो इम्पोर्टेंट जानकारियाँ होंगी वो ऑलमोस्ट इसके फैक्ट्स के रूप में दिया जाएगा। तो इन सभी क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस करूँगी। यह आंदोलन ओराव जनजाति के बीच सामाजिक धार्मिक सुधार से प्रारंभ होकर ब्रिटिश विरोध का रूप ले लिया। तो यह भी कथन सत्य है। और इस आंदोलन के अनुयायियों ने अहिंसा, शराब त्याग और धार्मिक शुद्धता पर बल दिया। कथन सी भी सत्य है। कथन डी, ताना भगत आंदोलन 1914 में छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और ओराव जनजाति के संयुक्त नेतृत्व में शुरू हुआ। तो ये कथन डी गलत है। और इसमें से पूछा गया है कि गलत जवाब कौन सा है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यह गलत है। 1914 में छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और ओराव के संयुक्त नेतृत्व में नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ ओराव जनजाति के नेतृत्व में शुरू हुआ था। अगर हम इसको करेक्ट करना चाहेंगे तो इसका करेक्ट जवाब ये होगा कि ताना भगत आंदोलन 1914 में छोटा नागपुर क्षेत्र में ओराव जनजाति के नेतृत्व में शुरू हुआ था। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें और सही मिलान का चयन करना है। तो इसमें से ब्रह्मो समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1928 में की थी। तो एक सही है और इसका उद्देश्य था सती प्रथा विरोध, सामाजिक सुधार एवं एकेश्वरवाद। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में किया था और इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी, लेकिन इसका मैचिंग वर्ड्स इनकरेक्ट है, बल्कि 1893 में नहीं बल्कि 1897 में हुआ था, इसलिए ऑप्शन डी इनकरेक्ट है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में विश्वविद्यालयों के विकास के संबंध में सही कथन चुनिए। वुड्स डिस्पैच 1854 की सिफारिश पर लॉर्ड कैनिंग के समय 1857 में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। तो इसमें से कहा गया है कि विकास के संबंध में सही कथन का चुनाव करना है। तो कथन 1 सत्य है। पटना विश्वविद्यालय 1857 में स्थापित हुआ था। तो कथन 2 गलत है कि पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में नहीं बल्कि 1917 में हुआ था। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 लॉर्ड बेंटिक के समय पारित हुआ था। तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 लॉर्ड बेंटिक के समय नहीं बल्कि लॉर्ड कर्जन के समय पारित हुआ था।
वही बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1887 में राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित किया गया था। तो ये भी कथन गलत है। तो इसमें से कहा गया है निम्नलिखित जोड़ों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित है। तो लाठी कलब लाला लाजपत राय, तो लाठी कलब का संबंध लाला लाजपत राय से नहीं बल्कि लाठी कलब का संबंध बीजी तिलक का था, इसलिए हमारा एक ऑप्शन गलत हो गया। वही नौजवान भारत सभा का से संबंधित भगत सिंह थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का संबंध चंद्रशेखर आज़ाद से था और अनुशील समिति का संबंध पुलिन दास से था। इसका हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में किया गया था। नौजवान भारत सभा की स्थापना 1926 में और अनुशील समिति की स्थापना 1902 में हुआ था। इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 3 सही है। नेक्स्ट है सूची 1 का सूची 2 के साथ सही मिलान करना है और इसमें समाचार पत्र है और समाचार पत्र से संबंधित व्यक्ति हैं। तो इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का संबंध है श्यामजी कृष्ण वर्मा से और यह लंदन में शुरू हुआ था। वंदे मातरम भीकाजी कामा ने पेरिस में शुरू किया था और गदर लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में और तलवार वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय ने बर्लिन में शुरू किया था, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। फिर से सूची का सही सुमेलित करना है और इसमें है समाचार पत्र और उसके संपादक। फ्री हिंदुस्तान के संपादक है तारकनाथ दास, वहीं हरिजन के संपादक है महात्मा गांधी, बॉम्बे क्रॉनिकल के संपादक है फिरोज शाह मेहता और कॉमरेड के संस्थापक है मौलाना मोहम्मद अली। तो ए का 1 और बी का 4 हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में शिक्षा के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सर्जेंट योजना का उद्देश्य सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा था। यह योजना स्वतंत्रता के बाद पूरी तरह लागू कर दी गई थी। इस योजना में तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया गया। सत्य कथन का चयन करना है, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, केवल 1 और 2, केवल 1, 2, 3। तो इसमें से कहा गया है कि सर्जेंट योजना का सार्वभौमिक उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा था और यह योजना स्वतंत्रता के बाद पूरी तरह से लागू कर दिया गया। तो हालांकि यह कथन गलत है। यह योजना अत्यधिक खर्चीली और महत्वाकांक्षी थी, जिसे स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार पूरी तरह से लागू नहीं कर सकी। यह योजना में तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया गया था। तो कथन 3 सत्य है और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो कौन सा युग्म गलत सुमेलित है। प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी 1885, द्वितीय प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष 1887 में बदरुद्दीन तैयबजी, विलियम वेडवर्न प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। तो कथन 3 इसका गलत है। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष होंगे WC बनर्जी और सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन से जुड़े हैं जो प्राचीन भारत के धार्मिक गीतों का अंग्रेजी में अनुवाद करते थे। बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, मोहनदास करमचंद गांधी या सरोजिनी नायडू। तो इसका सही जवाब है मोहनदास करमचंद गांधी। इन्होंने 1930 में पुणे के यरवदा जेल में अपने कारावास के दौरान प्राचीन भजनों और धार्मिक गीतों का अंग्रेजी में अनुवाद किया था और इस कार्य में उनकी सहायता की थी जॉन एस। इनके सहायक थे जॉन एस होयलैंड और यह प्रकाशित हुआ था। इसके प्रकाशित होने का वर्ष है 1934। नेक्स्ट है
प्रमुख जनजातीय विद्रोह और उनके नेतृत्वकर्ता के गलत मिलान का चयन करना है तो चुआर विद्रोह के नेतृत्वकर्ता राजा जगन्नाथ थे। कोया विद्रोह के नेतृत्वकर्ता अल्लूरी सीताराम राजू थे। खोंड विद्रोह के विद्रोहकर्ता चक्र बिसोई थे और हो विद्रोह के नेतृत्वकर्ता राजा बुद्धो भगत नहीं बल्कि राजा पराहत थे। तो इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है भारत का गौरी ब्लाडी किसे कहा जाता है? दादा भाई नेहरूजी, तात्या टोपे, लाला लाजपत राय या बाल गंगाधर तिलक को? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। भारत का गौरी ब्लाडी तात्या टोपे को कहा जाता है। इन्होंने गुरिल्ला युद्ध पद्धति का प्रयोग किया था, इस कारण उन्हें यह नाम दिया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित अभिकथन और कारण पर विचार करें और सही कथन का चुनाव करना है। गया अधिवेशन के बाद कांग्रेस में विभाजन जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी। कांग्रेस के सभी नेता काउंसिल एंट्री के पक्ष में थे। तो इसमें से कथन तो सही है लेकिन कारण गलत है। कांग्रेस के सभी नेता काउंसिल एंट्री के पक्ष में नहीं थे बल्कि एक पक्ष था जो काउंसिल एंट्री चाहता था और दूसरा पक्ष काउंसिल एंट्री नहीं चाहता था। और यही स्थिति उत्पन्न हुई कि गया अधिवेशन के बाद कांग्रेस में विभाजन जैसी स्थिति उत्पन्न हुई और इसके बाद आगे चलकर वैचारिक टकराव के कारण कांग्रेस में विभाजन हुआ और स्वराज पार्टी का गठन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? मराठा बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रकाशित अंग्रेजी समाचार पत्र था। तो कथन ए सत्य है। इंडियन नेशन समाचार पत्र पटना से प्रकाशित होता था। सत्य है। द लीडर समाचार पत्र मदन मोहन मालवीय से संबंधित था। सत्य है। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना 1934 में हुई थी। तो यह कथन गलत है और इसमें पूछा गया है कि गलत कथन कौन सा है। तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना 1934 में नहीं बल्कि 1924 में हुई थी और इसकी स्थापना बी आर अम्बेडकर ने की थी। बी आर अम्बेडकर ने शिक्षा और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए, शिक्षा एवं सामाजिक कल्याण के बढ़ावा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोपला विद्रोह के दौरान बैगन त्रासदी किससे संबंधित है? रेल दुर्घटना, कैदियों की मौत, अंग्रेज सैनिकों की हत्या या जमींदारों की हत्या? तो इसमें से मोपला विद्रोह के दौरान बैगन त्रासदी कैदियों की मौत से संबंधित है और मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था और इसमें गिरफ्तार कैदियों को एक बंद रेलवे मालगाड़ी में ठूंसकर एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जा रहा था और इस दौरान कुल 64 कैदियों की मौत हो गई थी। भारत के 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के किस युवा क्रांतिकारी को स्वतंत्रता संग्राम का सन्यासी कहा जाता था और जिसे अंततः फुलवारी शरीफ मामले में शामिल होने के कारण अंग्रेजों द्वारा फांसी दे दी गई? बैकुंठ शुक्ल, सूरज नारायण सिंह, जगलाल चौधरी या श्याम नारायण सिंह? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, श्याम नारायण सिंह को फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट है नील दर्पण नाटक का अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? माइकल मधुसूदन दत्त, दीनबंधु मित्र, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या ईश्वर चंद्र विद्यासागर? तो इसका सही जवाब है नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद माइकल मधुसूदन दत्त के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है वीर कुंवर सिंह के विद्रोह के प्रकृति को सबसे उपयुक्त रूप से कैसे वर्णित किया गया है?
पूर्णतः स्वतः स्फूर्त एवं असंगठित, केवल क्षेत्रीय असंतोष का परिणाम, स्थानीय आधार पर संगठित लेकिन व्यापक समन्वय से आंशिक रूप से जुड़ा हुआ और पूरी तरह से केंद्रीकृत राष्ट्रीय आंदोलन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। वीर कुंवर सिंह का विद्रोह न तो पूरी तरह से स्वतः स्फूर्त और असंगठित था और ना ही पूर्ण रूप से केंद्रीकृत राष्ट्रीय आंदोलन था। वास्तव में यह एक ऐसा आंदोलन था जो स्थानीय आधार पर विकसित हुआ, जहां जगदीशपुर क्षेत्र के जमींदार, किसान और सैनिकों का सहयोग मिला और साथ ही उन्होंने संगठित रूप से सैन्य रणनीतियाँ अपनाई, जैसे गुरिल्ला युद्ध, आरा तथा आजमगढ़ क्षेत्रों में अभियान चलाए। नेक्स्ट है महारानी विक्टोरिया की 1858 की घोषणा के उद्देश्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राज्यों को जबरन ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की नीति को समाप्त करने का आश्वासन देना। तो कथन इसमें से कहा गया है, सही कथन का जवाब देना है। तो कथन एक सत्य है। भारत के प्रशासन को ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के अधीन करना। तो कथन 2 भी सही है और इसके लिए भारत में एक राज्य सचिव का नियुक्ति किया गया, एक राज्य सचिव की नियुक्ति हुई और ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापार को नियंत्रित करना। तो कथन 3 गलत है। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापार को नियंत्रित करना नहीं, बल्कि भारत के बेहतर शासन के लिए अधिनियम 1858 ने शासन की शक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दी गई थी और इसका उद्देश्य ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापार को विनियमित करना नहीं था। इसलिए इसका सही जवाब है केवल 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रैयतवारी व्यवस्था को थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड ने लागू किया। महलवारी व्यवस्था का प्रस्ताव हॉल्ट मैकेंजी ने किया और बाद में लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय इसे संशोधित किया गया। कथन 3, अस्थायी बंदोबस्त भारत के 30% भूभाग पर लागू था। तो कूट का प्रयोग करके सही जवाब देना है। तो कथन 1 सत्य है कि रैयतवारी व्यवस्था को थॉमस मुनरो एवं अलेक्जेंडर रीड ने 1820 में लागू किया था और यह मुख्यतः मद्रास, बम्बई और असम के कुछ हिस्से पर लागू हुआ था और इसमें किसान भूमि का मालिकाना हक दिया गया। और सरकार किसान से लगान वसूलती थी सीधे। और लगान का दर उपज का 1/3 से 1/2 तक था और यह पूरे ब्रिटिश भूभाग के 51% क्षेत्रफल पर लागू था। नेक्स्ट है महलवारी व्यवस्था का प्रस्ताव हॉल्ट मैकेंजी द्वारा किया गया और यह 1833 में प्रारंभ हुआ था, जिसे लॉर्ड विलियम बेंटिक ने बाद में संशोधित किया गया और यह व्यवस्था उत्तर पश्चिम प्रांत, पंजाब, आगरा और गंगा घाटी पर लागू था और इसमें पूरे गांव या जागीर को एक समूह मानकर सामूहिक रूप से लगान तय किया जाता था। यह सामूहिक लगान की प्रणाली थी और लगान का दर था कुल उपज का 2/3 तक और यह पूरे 30% क्षेत्रफल पर लागू था। नेक्स्ट है
अस्थाई बंदोबस्त भारत के 30% भूभाग पर लागू था। तो अस्थाई बंदोबस्त भारत के 30% नहीं बल्कि भारत के 19% भूभाग पर लागू किया गया था। और अस्थाई बंदोबस्त मुख्यतः बिहार, बंगाल और उड़ीसा में लागू था। और इसमें जमींदार भूमि का मालिक था। तो इसमें से पूछा गया है कि कौन सा कथन सही है, तो केवल 1 और 2। नेक्स्ट है, घेरे की नीति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह नीति वारेन हेस्टिंग के समय शुरू हुई और इसका उद्देश्य बफर राज्यों के माध्यम से कंपनी की रक्षा करना था। यह नीति लॉर्ड डलहौजी ने शुरू की और इसका उद्देश्य राज्य को हड़पना था। यह नीति लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि का ही दूसरा नाम था और यह नीति 1857 के बाद शुरू हुई। तो इसमें से पूछा गया है कि घेरे की नीति यानी रिंग फेंस पॉलिसी क्या है, तो इसका सही जवाब है यह नीति वारेन हेस्टिंग के समय शुरू हुई और इसका उद्देश्य बफर राज्यों के माध्यम से कंपनी का रक्षा करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ब्रह्म समाज प्रेस विनिमय के विरोध में बंद किया गया था। तो ब्रह्म समाज का संबंध वेदों और उपनिषदों की एकेश्वरवादी व्याख्या से प्रभावित था। मिरातुल अखबार प्रेस विनिमय के विरोध में बंद कर दिया गया था। आत्मीय सभा प्रारंभिक चरण में केवल सीमित बौद्धिक वर्ग तक सीमित था और संवाद कौमुदी सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध एक जनमत निर्माण करना था। तो इसका सही जवाब है ए का 2 और बी का 1, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला संगठनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। महिला भारतीय संघ की स्थापना एनी बेसेंट और मार्गरेट किन्स से संबंधित है। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का उद्देश्य महिला शिक्षा एवं अधिकारों को बढ़ावा देना था। महिला भारतीय संघ की स्थापना 1900 में हुई थी। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन महिलाओं के सामाजिक सुधारों से जुड़ा हुआ था। तो इसका सही जवाब है महिला संबंध के बारे में कौन सा कथन गलत है, तो ऑप्शन सी, महिला भारतीय संघ की स्थापना 1900 में हुई थी, यह कथन गलत है। बाकी इससे संबंधित ये तीनों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी। तो कथन 1 सही है, 23 अप्रैल को। – 1906 में अभिनव सोसाइटी की स्थापना बी.डी. सावरकर ने फ्रांस में की थी। तो कथन 1 सत्य है, 1906 में अभिनव भारत की स्थापना बी.डी. सावरकर ने फ्रांस में नहीं बल्कि लंदन में किया था और इसका उद्देश्य विदेशों में भारतीय छात्रों के बीच क्रांतिकारी राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अहमदाबाद आंदोलन भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था। खेरा आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो इसमें से सही कथन का चुनाव करना है। तो इसमें से अहमदाबाद आंदोलन भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह है, तो यह गलत है। अहमदाबाद नहीं बल्कि चंपारण आंदोलन
गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह था। और खेरा आंदोलन के दौरान नहीं बल्कि अहमदाबाद आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में प्रयोग किया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ना तो 1 ना ही 2। तेभागा आंदोलन 1946 बंगाल में आरंभ हुआ। मुस्लिम लीग के नेतृत्व में, किसान सभा के नेतृत्व में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में या श्रमिक संघ के नेतृत्व में? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, किसान सभा के नेतृत्व में। तेभागा आंदोलन 1946 में बंगाल का प्रसिद्ध किसान आंदोलन था। इसके तहत इसके अनुरूप लगान की दर को 1/3 करने हेतु संघर्ष प्रारंभ किया था और बंगीय प्रादेशिक किसान सभा के नेतृत्व में यह लड़ा गया और यह आंदोलन जमींदारों के विरुद्ध बटाईदारों का आंदोलन था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहले चरण के क्रांतिकारी अधिकतर व्यक्तिगत हिंसा में विश्वास करते थे। दूसरे चरण के क्रांतिकारी जन आधारित आंदोलन की ओर झुके। तो इसमें से सही कथन का चुनाव करना है। तो पहला चरण जो था 1905 से लेकर के 1915 तक का चरण था। आंदोलन का स्वरूप व्यक्तिगत था और क्रांतिकारी मानते थे कि ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या से डर पैदा होगा और जनता जागरूक होगी। और इसी का एक उदाहरण था मुजफ्फरपुर का बम कांड। और दूसरा चरण 1920 से 1934 तक हुआ। अब क्रांतिकारियों ने समझा कि सिर्फ हत्या से स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, जनता को जोड़ना भी जरूरी है। इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। कथन 1 और 2 दोनों सत्य है और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? एचिसन आयोग उड़ीसा के अकाल के बाद गठित। तो कथन 1 पहला कथन ही गलत है। एचिसन आयोग का संबंध नागरिक सेवा में भारतीयों की संख्या वृद्धि करना था। स्ट्रेची आयोग 1880 में और अकाल निवारण हेतु विचार। ली आयोग लोक सेवा आयोग के गठन पर अनुशंसा की। फ्रेजर आयोग पुलिस की कार्यपद्धति पर विचार। नेक्स्ट है, खान अबुल गफर खान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना ब्रिटिश शासन के विरुद्ध अहिंसात्मक प्रतिरोध हेतु की। वे भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल थे। उन्होंने विभाजन का विरोध किया और उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में भारत में विलय का समर्थन किया। उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो यह खान अबुल गफार खान के संदर्भ में बात करना है। तो कथन 1 सही है कि उन्होंने खुदाई खिदमतगार नामक संगठन की स्थापना ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हिंसात्मक प्रतिरोध हेतु किया था। वहीं कथन 2 गलत है कि वे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सक्रिय रूप से नहीं थे। तो इसमें अगर हम एलिमिनेट करना चाहेंगे तो हमारा ऑप्शन सी, डी और बी एलिमिनेट हो जाएगा और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकोरी ट्रेन एक्शन किस तिथि को हुआ था? 9 अगस्त 1925, 9 अगस्त 1927, 8 अगस्त 1925, 9 जुलाई 1925। तो इसका सही जवाब है 9 अगस्त 1925 को। बिनवाई बादल दिनेश किस घटना से संबंधित है? वर्धमान आर्म्स डिपो हमला, चिटगांव कांड, राइटर्स बिल्डिंग हमला या अलीपुर षड्यंत्र? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, चिटगांव शस्त्रागार कांड में महिलाओं की भागीदारी का उदाहरण कौन है? सरोजिनी नायडू, कल्पना दत्त, एनी बेसेंट या कस्तूरबा गांधी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कल्पना दत्त। नेक्स्ट है, स्वदेशी आंदोलन के परिणाम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। स्वदेशी आंदोलन से कुटीर उद्योग और हस्तशिल्प को बढ़ावा मिला। कथन 1 सत्य है। इस आंदोलन में छात्र, महिलाओं और किसानों की भागीदारी रही। कथन 2 भी सत्य है। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप 1911 में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया। कथन 3 भी सत्य है।
और इस आंदोलन से भारतीय उद्यमिता और स्वदेशी उद्योग को भी प्रोत्साहन मिला। तो कथन 4 भी सत्य है और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट है दादा भाई नौरोजी किस वर्ष ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय बने? 1885, 1892, 1905 या 1911। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1992 में दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय बने। और इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी के माध्यम से ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियों को भी उजागर किया। नेक्स्ट है अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने 1510 में गोवा पर आक्रमण किया और उस पर अपना अधिकार कर लिया। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा 1930 में पुर्तगाली हेडक्वार्टर को कोचिन से गोवा स्थानांतरित किया। तो इसमें से पूछा गया है कि सत्य कथन का चयन करना है। तो कथन एक सही है कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1510 में गोवा पर आक्रमण किया और उससे अपना अधिकार कर लिया। और फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने 1530 में पुर्तगाली हेडक्वार्टर को कोचिन से गोवा स्थानांतरित किया। तो कथन 2 गलत है, इसे नूनो द कुन्हा ने किया था। तो इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है जेम्स एंड्रू रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड रैमजे मैकडोनाल्ड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी का नाम एंड्रूज जेम्स था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के संबंध में दिए गए विभिन्न मंतव्य या विचारों से संबंधित विचारों का सही मिलान करना है। संबंधित सही मिलान चुने। यह मुस्लिम षड्यंत्र था जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया गया। इसे सर्जेंस आउट्रम ने कहा था। यह केवल सैनिक विद्रोह था। तो यह टी.आर. होम्स नहीं बल्कि जॉन लॉरेंस और सीले के अनुसार। और यह बर्बरता और सभ्यता के बीच, तो इसे टी.आर. होम्स ने कहा था। तो इसमें से पूछा गया है कि सही कथन कौन सा है? तो केवल एक। मुस्लिम यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। यह किसने कहा था? हॉवर्ड रिस्ले, लॉर्ड लिटन, डब्ल्यू हंटर या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी डब्ल्यू हंटर ने अपनी पुस्तक द इंडियन मुसलमान्स में लिखा था कि मुस्लिम यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सर विलियम जोन्स ने कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था। चार्ल्स विल्किंसन द्वारा किए गए भागवत गीता के अंग्रेजी अनुवाद की प्रस्तावना विलियम जोन्स ने लिखी थी। तो इसमें से कहा गया है कि असत्य कथन का चयन करना है। तो इसमें से कथन 1 सत्य है जबकि कथन 2 असत्य है कि चार्ल्स विल्किंसन द्वारा किए गए भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद की प्रस्तावना विलियम जोन्स ने नहीं बल्कि वॉरेन हेस्टिंग्स ने लिखे थे। इसलिए कथन 2 गलत है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 1902 में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया था। वे थे
बाल गंगाधर तिलक और सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले और रास बिहारी बोस, बाल गंगाधर तिलक एवं न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी, सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सैयद हुसैन बिलग्रामी एवं न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर था। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल माउंटबेटन हुए और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक हुआ। तो इसमें सत्य कथन का चुनाव करना है। तो लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल 1856 से 62 तक का था और ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त EIC द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल था और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत शासन कंपनी के हाथ से निकल कर के ब्रिटिश क्राउन में चला गया और इसके बाद कैनिंग प्रथम वाइसराय बने और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन हुए और वहीं भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। यह भी कथन सत्य है। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत 1833 का चार्टर एक्ट के तहत भारत के गवर्नर जनरल को बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। नेक्स्ट है, हाफ लोफ सिस्टम किस व्यवस्था को कहा गया है? रैयतवारी व्यवस्था को, ड्यूअल गवर्नमेंट या दोहरी शासन व्यवस्था को, भारतीयों की सत्ता हस्तांतरित करने हेतु व्यवस्था को, या भारत की राजनीतिक गतिरोध को दूर करने की व्यवस्था को। तो इसका सही जवाब है ड्यूअल गवर्नमेंट या दोहरी शासन व्यवस्था को। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत भारत में ड्यूअल गवर्नमेंट या दोहरी सरकार की व्यवस्था लागू की गई, जिसमें एक तरफ कंपनी के डायरेक्टर और दूसरी तरफ EIC का ब्रिटिश सरकार का बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और इसी दोहरे नियंत्रण व्यवस्था को हाफ लोफ सिस्टम भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र के किस समाचार पत्र पत्रिका में प्रस्तुत किया गया था? बंगाली, बंग दर्शन, संजीवनी या हिंदू में? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, संजीवनी में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहली बार महिलाओं ने कांग्रेस के 1889 के बम्बई अधिवेशन में भाग लिया था। तो यह कथन सत्य है, लेकिन शुरुआती 3 अधिवेशन में महिलाओं की कोई औपचारिक भागीदारी नहीं थी। नेक्स्ट है, कादम्बिनी गांगुली प्रथम महिला थी जिसने कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया था। तो कथन 2 भी सत्य है। 1890 के कलकत्ता अधिवेशन में कादम्बिनी गांगुली कांग्रेस के मंच से भाषण देने वाली पहली महिला बन गई थी, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। लखनऊ में मुस्लिम लीग का मुख्यालय बनाया गया और नवाब सलीमुल्लाह खान को इसका प्रथम अध्यक्ष बनाया गया। कथन 1 गलत है कि लखनऊ में मुस्लिम लीग का मुख्यालय बनाया गया, लेकिन नवाब सलीमुल्लाह खान को नहीं बल्कि इसके आगा खां इसके प्रथम अध्यक्ष थे। 1907 में
मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन अमृतसर में तथा 1908 का वार्षिक अधिवेशन कराची में हुआ था। तो 1907 का मुस्लिम लीग का 1907 का अधिवेशन कराची में और 1908 का अधिवेशन अमृतसर में हुआ था, इसलिए कथन 2 भी गलत है। 1908 में लंदन में मुस्लिम लीग की एक शाखा सैयद अमीर अली ने स्थापित की थी, तो कथन 3 सत्य है। तो इसमें से पूछा गया है कितने कथन सत्य है, तो केवल 1। नेक्स्ट है मॉडल मिंटो सुधार के संबंध में निम्नलिखित कथन किनके द्वारा कहे गए। इससे उनके चारों ओर एक राजनीतिक प्रतिरोध बन गए जिन्होंने उन्हें शेष भारत से अलग कर दिया और इतने शताब्दियों से आरंभ हुआ एकता तथा मिलन की ओर किए गए सभी प्रयत्नों को पलट दिया। महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, राजेंद्र प्रसाद ने या रास बिहारी बोस ने, तो यह कथन था जवाहरलाल नेहरू का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रांतिकारी जो हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं थे, मास्टरमाइंड अमीर चंद, भगवती चरण वहोरा, अवध बिहारी या भाई बाल मुकुंद। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भगवती चरण वहोरा। हार्डिंग बम कांड का ही नाम है दिल्ली लाहौर षड्यंत्र। दिल्ली लाहौर षड्यंत्र। और इसमें 14 व्यक्ति अभियुक्त बनाए गए थे, जिसमें से भगवती चरण वहोरा शामिल नहीं थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 15 अगस्त 1905 को नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना की गई तथा बंगाल नेशनल कॉलेज और बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई। तो यह कथन गलत है। 1905 में नहीं बल्कि 1906 में नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन और बंगाल नेशनल कॉलेज और बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई। नेशनल कॉलेज के प्रथम प्रधानाचार्य अरविंदो घोष थे और प्रथम अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष। इसमें से कहा गया है कि अरविंदो घोष बंगाल नेशनल कॉलेज के प्रथम अध्यक्ष थे, तो और रास बिहारी घोष इसके प्रथम प्रधानाचार्य थे। तो रास बिहारी घोष इसके प्रथम अध्यक्ष थे और अरविंदो घोष प्रथम प्रधानाचार्य थे, इसलिए कथन 2 भी गलत है और कथन 1 भी गलत है। तो पूछा गया है सत्य कथन का चुनाव करना है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2। नेक्स्ट है एकेडमिक एसोसिएशन और सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज जैसे संगठनों की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, हेनरी स्टील ओलकॉट, हेनरी विलियम डेरेजियो या सरोजिनी नायडू। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, हेनरी विलियम डेरेजियो के द्वारा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ज्योतिबा फुले ने ब्राह्मणों के प्रतीक चिन्ह राम के विरोध में राजा बलि को अपने आंदोलन का प्रतीक चिन्ह बनाया। ज्योतिबा फुले को 1888 में महाराष्ट्र के समाज सुधारक विठ्ठल राव कृष्णजी वंदेकर ने महात्मा की उपाधि दी थी। तो कथन 1 सत्य है। फुले ने सार्वजनिक सत्य धर्म के समर्थन एवं गुलामगिरी के विरुद्ध कार्य किया था और उनके ये कार्य जन सामान्य के प्रेरणा स्रोत बने। और फुले ने ब्राह्मणों के प्रतीक चिन्ह राम के विरोध में राजा बलि को अपना आंदोलन का प्रतीक बनाया था। साथ ही फुले ने समाज में जाति प्रथा के पूर्ण उन्मूलन एवं सामाजिक आर्थिक समानता के पक्षधर थे। तो इसमें से पूछा गया है कि सत्य कथन का चुनाव करना है, तो कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य है। भारतीय
संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? हकीम अजमल खान राष्ट्रवादी और चरमपंथी अहरार आंदोलन शुरू करने वाले नेताओं में से थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन के समय सैयद अहमद खान ने इसका विरोध किया। 1906 में गठित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने बंगाल के विभाजन और अलग निर्वाचक समूह बनाए जाने का प्रबल विरोध किया। मौलाना बरकतुल्ला और मौलाना अब्दुल्ला सिंधी काबुल में भारत की अंतःकालीन सरकार का गठन करने वालों में से थे। तो कहता है कि स्वाधीनता संघर्ष के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कथन एक सही है कि हकीम अजमल खान राष्ट्रवादी और चरमपंथी अहरार आंदोलन शुरू करने वाले नेताओं में से एक थे। कथन 2 भी सही है। ऑप्शन सी इसमें से गलत है कि 1906 में गठित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने बंगाल के विभाजन और अलग निर्वाचन समूह बनाए जाने की प्रबल मांग का विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था। प्रांतीय सरकार को कुछ सेवाएं प्रशासित करने का अधिकार दिया गया। इसने मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया। इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया। तो कूट का प्रयोग करके सही उत्तर देना है। तो लॉर्ड मेयो का शासनकाल 1869 से 72 तक था और इसने कई शैक्षणिक एवं प्रशासनिक सुधार किए। उसमें से पहला था कि केंद्रीय एवं प्रांतीय वित्त को विभाजित करने का यह पहला कदम था। कथन 2, प्रांतीय सरकार को कुछ सेवाएं प्रशासित करने का अधिकार दिया गया। कथन 3 भी सत्य है और कथन 4 भी सत्य है और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? लॉर्ड कर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड वेलेजली चतुराईपूर्ण निष्क्रियता, लॉर्ड डलहौजी सहायक संधि, लॉर्ड कैनिंग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तो इसका सही जवाब है लॉर्ड कर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त। इसमें से पूछा गया कि सही सुमेलित कौन सा है? तो इसमें से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तो यह तो हुआ था लॉर्ड डफरिन के कारण में, और सहायक संधि का संबंध वेलेजली से है और लॉर्ड डलहौजी का चतुराईपूर्ण निष्क्रियता से है। इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहा था, नीचे लिखे गवर्नर जनरलों में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्नवालिस, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड हेस्टिंग। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लॉर्ड वेलेजली। नेक्स्ट है, 18वीं शताब्दी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है? तो 18वीं शताब्दी में भारत में लड़े गए युद्धों का सही क्रम अंबर का युद्ध हुआ था अगस्त 1749 में, और यह युद्ध मुजफ्फरजंग, चंदा साहब और फ्रांसीसी की संयुक्त सेना ने बेल्लोर के पास अंबूर नामक स्थान पर कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को पराजित कर मार डाला था। पलासी का युद्ध जून 1757 में हुआ था। बक्सर का युद्ध अक्टूबर 1764 में हुआ था। और वांडीवाश का युद्ध जनवरी 1760 में हुआ था। तो इसका सही जवाब है
अंबर का युद्ध, उसके बाद पलासी का युद्ध, अंबर, पलासी, बांडीवाश, और फिर बक्सर का युद्ध। तो सही जवाब है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? खेतीहर, मजदूर, साहूकार, कृषक, जमींदार। तो कूट का प्रयोग करके जवाब देना है। तो इसमें से 1857 के विद्रोह में साहूकार और जमींदारों ने भाग नहीं लिया था, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? विजयनगरम का राजा, हैदराबाद का निजाम, तमिलनाडु के पोलीगार और त्रावणकोर के दीवान बेलुथम्पी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हैदराबाद के निजाम। 1934 के पटना अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद ने की थी। तो कथन ये सत्य है। यह बिहार भूकंप के बाद हुआ था और इसमें बिहार प्रांतीय सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया और इसके गंगा शरण सिन्हा, रामवृक्ष बेनीपुरी, इसमें से बिहार प्रांतीय सोशलिस्ट पार्टी का गठन नहीं हुआ था, बल्कि इसमें बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था, इसलिए इसका इनकरेक्ट जवाब है ऑप्शन सी। और इसमें से पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर गलत है। इसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया गया था, ये भी कथन सत्य है। नेक्स्ट है, 19वीं शताब्दी के दौरान बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? लाहौर, पटना, अमृतसर, पुणे। तो इसका सही जवाब है 19वीं शताब्दी का सही जवाब है ऑप्शन बी, पटना में। और इसका नेतृत्व किया था सैयद अहमद बरेलवी ने। बरेलवी ने। जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था महात्मा गांधी ने, ठक्कर बापा ने, ज्योतिबा फुले ने, बी.आर. अम्बेडकर ने। तो जनजातीय लोगों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था ठक्कर बापा ने। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित है? जस्टिस रनाडे, फिरोज शाह मेहता, बीजी तिलक, दयानंद सरस्वती। तो इसका सही जवाब है दक्कन एजुकेशन सोसाइटी से बीजी तिलक संबंधित है और इसकी स्थापना 1880 में हुआ था और 1884 में औपचारिक रूप से यह गठित किया गया और इसके संस्थापक में B.K. चिपलूनकर, तिलक, M.B. नाम जोशी, गणेश अगरकर प्रमुख थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान शैक्षणिक संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। बनारस संस्कृत कॉलेज, विलियम जोन्स, कलकत्ता मदरसा वॉरेन हेस्टिंग्स, फोर्ट विलियम कॉलेज, आर्थर वेलेजरी। तो इसमें सही सुमेलित कौन सा है? तो इसमें से कलकत्ता मदरसा वॉरेन हेस्टिंग्स 1780 में इसकी स्थापना हुई थी। वही बनारस संस्कृत कॉलेज विलियम जोन्स नहीं बल्कि जोनाथन डंकन संस्थापक इसके थे, जोनाथन डंकन थे, इसलिए कथन एक इनकरेक्ट हो गया। हमारा ऑप्शन ए और सी एलिमिनेट हो गया। फोर्ट विलियम कॉलेज का संबंध आर्थर वेलेजरी से नहीं था बल्कि लॉर्ड रिचर्ड
कोली वेलेजली से था, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। 1857 के क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित तथ्यों को अध्ययन कर ज्ञात कीजिए कि यह किस और किन स्वतंत्रता सेनानियों से संदर्भित है। बागपत के बरौत प्रांगण में ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध विद्रोह के लिए लोगों को प्रेरित करने हेतु रात में गांव-गांव जाकर 84 गांवों के मुखिया और किसानों को संगठित किया। जुलाई 1857 को एक अंग्रेज अधिकारी डनलप द्वारा मारा गया और उन्होंने यमुना नदी पर सिंचाई विभाग के बंगले में अपना मुख्यालय बनाया। तो इस ऑप्शन ए गोनू, ऑप्शन बी शाहमल मौलवी अहमदुल्लाह नाना साहब। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी शाहमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। जिन्होंने लॉर्ड वेलेजली के साथ सहायक संधि की और उनके द्वारा किए गए संधियों का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कूट में पता करना है। तो लॉर्ड वेलेजली ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया था, और जिसमें से हैदराबाद 1798 और 1800 में, मैसूर 1799 में, अवध पर 1801 में और सिंधिया पर 1804 में सहायक संधि लगाया गया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किए। तो सती प्रथा का उन्मूलन, दास प्रथा का उन्मूलन, धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना, ठगों के संगठित गिरोह का दमन। तो नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर का चयन करना है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 में बंगाल प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल बना। 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन, 1833 के चार्टर्ड एक्ट द्वारा दास प्रथा के उन्मूलन का प्रावधान किया गया, और उसके बाद ठगों के संगठित गिरोह का भी दमन किया गया। और 1935 में विलियम बेंटिक वापस इंग्लैंड चला गया, और धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना, यह 1805 में 50 में लागू हुआ, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, पीएम धन धान्य कृषि योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह योजना की अवधि 2025-26 से 2030-31 तक है। कथन एक सत्य है। इस योजना में 11 मंत्रालय को शामिल किया गया है। कथन 2 भी सत्य है। इसका लक्ष्य कम उत्पादकता वाले 100 जिले का विकास करना है। कथन 3 भी सत्य है और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, सबकी योजना सबका विकास अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, कृषि मंत्रालय या वित्त मंत्रालय। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पंचायती राज मंत्रालय। विकसित भारत रन 2025 का टैगलाइन क्या है। फिट इंडिया, रन फॉर हेल्थ, रन टू सर्व नेशन, इंडिया फर्स्ट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, रन टू सर्व नेशन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय बंदरगाह अधिनियम 2025 वर्ष 1908 के पुराने कानून को प्रतिस्थापित कर देगा। वर्तमान में भारत में 13 बड़े बंदरगाह हैं। तो इसमें से कहा गया है कि असत्य कथन का चुनाव करना है। तो कथन एक सत्य है, और वर्तमान में भारत में कुल 13 बड़े बंदरगाह भी हैं। और भारतीय बंदरगाह अधिनियम 2025 का उद्देश्य बंदरगाह शासन को आधुनिक बनाना, व्यापार प्रक्रिया को सरल करना और
समुद्र क्षेत्र को वैश्विक सर्वोत्तम मानकों के अनुरूप लाना है। तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा, इसमें से दोनों कथन सत्य नहीं असत्य नहीं है, इसलिए ना तो एक और ना ही दो। नेक्स्ट है श्वेत क्रांति 2.0 पहल कितने सीमा के लिए लागू की गई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 2024-25 से 28-29 तक। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार की एक स्वायत्त वैज्ञानिक संस्थान है। हाल ही में नई दिल्ली में नाइलिट डिजिटल यूनिवर्सिटी प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया। 5 नए नाइलिट केंद्रों का एक वर्चुअल उद्घाटन बिहार के पटना में किया गया। तो इसमें से सत्य कथन का चुनाव करना है। तो इसमें से राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार की एक स्वायत्त संस्था है। तो कथन एक गलत है। यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का नहीं बल्कि यह इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की संस्था है। और पाँच नए नाइलिट केंद्रों में एक का वर्चुअल उद्घाटन पटना के बिहार में नहीं बल्कि बिहार के पटना में नहीं बल्कि मुजफ्फरपुर में किया गया है। तो इसलिए इसका सही जवाब है केवल ऑप्शन 2 सत्य है। माझे घर योजना किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और गुजरात। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी गोवा से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 के 4 प्रमुख विषयों में शामिल नहीं है? आत्मनिर्भर भारत, निर्यात हब, वोकल फॉर लोकल या समृद्ध भारत। तो इसमें से निर्यात हब इसका हिस्सा नहीं है। केंद्रीय खान मंत्रालय की राज्य खनन तत्परता सूचकांक 2025 के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? यह सूचकांक पहली बार जारी किया गया है, सत्य है। इसके अंतर्गत खनिज भंडार के आधार पर राज्यों की 3 श्रेणियां बनाई गई हैं। श्रेणी ए में मध्य प्रदेश शीर्ष स्थान पर है, कथन सी भी सत्य है। श्रेणी बी में असम शीर्ष स्थान पर है। तो श्रेणी बी में असम शीर्ष स्थान पर नहीं बल्कि लास्ट स्थान अंतिम स्थान पे है। तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। श्रेणी ए में मध्य प्रदेश शीर्ष में है, दूसरे स्थान पे राजस्थान है, तीसरे पे गुजरात है। श्रेणी 2 में फर्स्ट स्थान पे गोवा, सेकंड में यूपी और थर्ड में असम है। और श्रेणी सी में फर्स्ट पे पंजाब, सेकंड उत्तराखंड और थर्ड पे त्रिपुरा है। लिप्सा 2025 भारत सरकार की एक राष्ट्रीय पहल है। लिप्स का पूर्ण रूप है लॉजिस्टिक एक्सीलेंस एडवांसमेंट एंड परफॉर्मेंस शील्ड, लॉजिस्टिक इफिशियंसी एनालिटिक्स एंड परफॉर्मेंस सिस्टम, लॉजिस्टिक इन्हेंसमेंट एडवांसमेंट एंड परफॉर्मेंस सिस्टम, लॉजिस्टिक एक्सीलेंस एनालिटिक्स एंड परफॉर्मेंस शील्ड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र को संबोधित करते हुए भारत और जापान की यूएनएससी में अस्थायी सदस्यता की मांग को दोहराई है? भूटान, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, श्रीलंका। तो इसका सही जवाब है भूटान ने। नेक्स्ट है यूरेशिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल
2025 में एक शॉर्ट फिल्म और बी फिल्म का चयन करना है। तो हरियाणा, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी हरियाणा और बकरी। भारत यूएनएचआरसी में कितनी बार चुना गया है? तो भारत को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के लिए 2026 से 2028 तक के कार्यकाल के लिए चुना गया है। और यह 7वीं बार। नेक्स्ट है, हाल ही में पपुआ न्यू गिनी द्वारा पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू आयोजित किया गया। तो कथन तो सत्य है। इसका उद्देश्य महासागर के संरक्षण के प्रति वैश्विक जागरूकता को बढ़ाना, जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र स्तर के बढ़ने से छोटे द्वीप पर मंडराते खतरों को उजागर करना है। तो कथन 2, इसका कारण असत्य है। तो इसमें से कथन गलत है। हाल ही में पपुआ न्यू गिनी में पहला अंडर वाटर नहीं आयोजित किया गया है, बल्कि पलाऊ में आयोजित किया गया था। और इसका कारण सत्य है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूह में निम्नलिखित में से किसको शामिल किया गया है? अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चिली, उरुग्वे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, चिली को। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो भारत 123 देशों में 102वें स्थान पर रहा है, कथन एक सत्य है। भारत की स्थिति विशिष्ट रूप से गंभीर है, जहां 2025 के GHI में भारत का स्कोर 25.8 है। 0 सर्वोत्तम संभव स्कोर और 100 सबसे खराब स्कोर है, कथन 3 भी सत्य है। और इसमें से कहा गया कि कौन सा कथन सत्य है, तो तीनों कथन सत्य है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, थीतू द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। थीतू द्वीप यह दक्षिण चीन सागर में अवस्थित एक विवादित द्वीप है, तो कथन 2 सत्य है। यह स्ट्रैपली द्वीप समूह का हिस्सा है, तो भी सत्य है। इस पर वर्तमान में चीन का नियंत्रण है, तो कथन 3 असत्य है। इस पर वर्तमान में फ्रांस का नियंत्रण है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। इन रोकेन के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है। यह भारत और दक्षिण कोरिया के बीच पहला द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास था, तो कथन एक सत्य है। यह भारत के विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया था, तो ऑप्शन बी असत्य है। यह भारत में नहीं बल्कि बुसान में आयोजित हुआ था, बुसान दक्षिण कोरिया में। और इसमें 2 चरण में अभ्यास हुआ था, एक हार्बर फेज था और एक सी फेज था। और INS सहाद्री ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था, कथन डी भी सत्य है। और इसमें पूछा था कि असत्य कथन का चयन करना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। हनरिच IMD सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत का स्थान कितना है? 30, 25, 23, 21। तो इसका सही जवाब है भारत का स्थान 23 है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा पासनी पोर्ट किस देश में स्थित है? ईरान, UAE, पाकिस्तान, ओमान। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पाकिस्तान। इंडिया ब्लू इकोनॉमिक रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह रिपोर्ट नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है, कथन सत्य है। यह मुख्यतः 3 चरणों वाला एक राजनीतिक रोड मैप है, कथन 2 भी सत्य है। इसके अनुसार भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक देश है, कथन 3 भी सत्य है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, दुनिया का पहला AI जनरेटेड जीनोम किसने बनाया है? IIT दिल्ली और मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका द्वारा, स्टैनफोर्ड और आर्क इंस्टीट्यूट MIT और अमेरिका का स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय या हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका और आर्क इंस्टीट्यूट। तो इसका सही जवाब है स्टैनफोर्ड और आर्क इंस्टीट्यूट ने बनाया है।
नेक्स्ट है भारत विश्व में वन क्षेत्र के मामले में किस स्थान पर है? 5, 7, 9, 11। तो इसका सही जवाब है भारत विश्व में वन क्षेत्र के मामले में 9वें स्थान पर है। बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर है रविंद्रचंद अश्विन, चेतेश्वर पुजारा, सिद्धमान साहा, केएल राहुल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए रविंद्रचंद्र अश्विन। नेक्स्ट है AK-630 क्या है? असॉल्ट राइफल है, ड्रोन है, एयर डिफेंस गन है या रडार है? तो इसका सही जवाब है एयर डिफेंस गन है। नोबेल पुरस्कार 2025 के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? फिजियोलॉजी या चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2025 अमेरिका के मैरी ई ब्रुकनोव, फ्रेड रैम्सडले और जापान के सिमोना साकागुची को मिला है। तो कथन सत्य है। भौतिक का नोबेल पुरस्कार क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में दिया गया है। कथन 2 भी सत्य है। रसायन का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से 3 अमेरिकी वैज्ञानिक जॉन क्लार्क, मिशेल H. डोबरेट और जॉन M. मार्टिनस को दिया गया है। सॉरी, इस क्वेश्चन में कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है, इसको बाद में देख लेंगे। नेक्स्ट है हाल ही में जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? यूरिको कोइके, योको कामिकावा, साइको नादो, साने तकाइची। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी साने तकाइची। भारत का एकमात्र मड ज्वालामुखी कहाँ अवस्थित है? बाराटंग द्वीप में, बाराटंग द्वीप में, रटलैंड द्वीप में, बैरन द्वीप में या कैचल द्वीप में? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बाराटंग द्वीप में। टॉपिंग पॉइंट 20 एविडेंस टुवर्ड्स। नेक्स्ट है टॉपिंग पॉइंट 20 एविडेंस टुवर्ड्स अ चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन कौन सा है? लड़कियों में बाल विवाह पर अंकुश लगाने में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर असम, राजस्थान और बिहार का स्थान है। तो कथन एक गलत है, क्योंकि विवाह पर अंकुश लगाने में प्रथम स्थान से कथन 1 सत्य है और कथन 2 भी सत्य है और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य में सूरजपुर जिले में अपने 75 ग्राम पंचायतों को बाल विवाह मुक्त पंचायत घोषित कर एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है? असम, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। हाल ही में चर्चा में रहे गोकुल जलाशय का संबंध किस जिले से है? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गया जी, बक्सर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी बक्सर से। बिहार के चुनाव पहचान के रूप में हाल ही में राज्य निर्वाचन आयोग ने किस शुभंकर को अपनाए? छोटी गौरैया, छोटी चिड़ैया, छोटी भेड़ या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी छोटी चिड़ैया को। बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत मतदाता सूची से कुल 65.6 लाख मतदाताओं का नाम हटाया गया है। तो कथन 1 सत्य है। कुल विशेष पुनरीक्षण के बाद बिहार की मतदाता संख्या जनवरी 2025 के करीब 7.9 करोड़ से घटकर 7.24 करोड़ रह गई है। कथन 2 भी सत्य है और इसमें पूछा गया है कि असत्य कथन कौन सा है? तो ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। नेक्स्ट है आज ये हमारे सेशन का आखिरी लास्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट है कौन सी नदी गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजाति घड़ियाल के संरक्षण में चंबल नदी के बाद में देश में दूसरे स्थान पर आता है? गंडक नदी, बूढ़ी गंडक, बागमती नदी या सोन नदी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए गंडक नदी। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अक्टूबर 2025 तक बिहार में रामसर स्थलों की संख्या 5 हो गई है, जबकि भारत में कुल 93 स्थान पर पहुंच गई है। कथन 1 सत्य है। गोकुल जलाशय और उदयपुर झील बिहार के
दो नवीनतम रामसर स्थल है, कथन 2 भी सत्य और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सी, 1 और 2 दोनों। तो दोस्तों आज का हमारा ये सेशन यहीं पे समाप्त होता है। फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।